और अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, जमीन पर झंडे, बैनर, यात्राओं से लेकर सोशल मीडिया पर पार्टियां आपस में जूझ रही है, जमकर खर्च किया जा रहा है। खर्च किया जा रहा है, यही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि जिस चंदे से पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो कौन दे रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2018 से लागू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती दी गई है, जिस पर 31 अक्टूबर से सुनवाई हो रही है। संवैधानिक बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही है और कह रही है कि चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं, ये आप हमें बताइए। लेकिन सरकार मानती है कि अगर नाम बताया तो ये स्कीम बेमानी हो जाएगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस की मोटी मोटी बातें आपको बता देती हूं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि जब बड़े दानदाता ये जानते हैं कि खुद के नाम बॉन्ड खरीदने से वो एसबीआई की अकाउंट बुक में आ जाएंगे, तो वो दूसरों के नाम से बॉन्ड खरीदने लगेंगे फिर तो, कि भाई मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, ये ले लो तुम इतने रुपए और अपना नाम दे दो। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता भले ही इसे ट्रांसपेरेंट ना माने, लेकिन ये योजना गोपनीयता के लिए बनाई गई है। इस बेंच में शामिल जस्टिस गवई भी थे। उन्होंने कहा कि हम सरकार को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बॉन्ड स्कीम कैसी होनी चाहिए, लेकिन क्या इस स्कीम से चंदे में व्हाइट मनी मिलने लगी है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सेलेक्टिव गोपनीयता ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आसानी से पता कर सकती है कि विपक्षी दलों को किसने कितने बॉन्ड दिए हैं। इन 3 दिनों में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि याचिकाकर्ता इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल सियासी पार्टियों को घूस देने के लिए होने की आशंका जता रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ केस वहां पर दर्ज किया है, सुनवाई के लिए पिटीशन दर्ज की है। तो क्या ऐसा हो रहा है, उस सवाल का जवाब तलाशने की बात हो रही है। इन सब सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि चुनाव में काले धन की समस्या दुनिया भर में है। हम इसी समानांतर व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसके आदेश के बावजूद 2019 के बाद कोई बॉन्ड का डेटा क्यों नहीं बताया गया, और आदेश दिया कि वो एसबीआई और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले और 30 सितंबर 2023 तक पार्टियों को मिले चंदा का डेटा सुप्रीम कोर्ट को दे। अब सवाल यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर सुनवाई हो रही है वो है क्या, और इसे चुनौती किस आधार पर दी गई है। दरअसल ये स्कीम सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 2017 में लाई गई थी। इसे साल 2018 में लागू भी किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी या एनजीओ किसी भी पार्टी को 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा, जिसे 15 दिनों में किसी भी पार्टी को देना जरूरी होगा। इसमें चंदा देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। तब यह दलील दी गई थी कि इससे सियासी फंड में पारदर्शिता आएगी। बैंकों के जरिए पैसा मिलेगा तो यह पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और कौन दे रहा है, और दानदाता की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। पहचान नहीं होगी, लेकिन पैसा सिस्टम में बना रहेगा। तो कोई पार्टी उससे अदावत नहीं पालेगी कि उस पार्टी को तो चंदा दिया इस शख्स ने, लेकिन हमारी पार्टी को नहीं दिया। कैश में अननोन सोर्सेज से पैसा आए, राजनीतिक दल उसी को खर्च करें जिसमें ना क्लीन मनी है और ना ट्रांसपेरेंट मनी है, मैकेनिज्म है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को, और केवल राजनीतिक दल वो होंगे ताकि इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। जाहिर है स्कीम की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र का रूप भी बड़ा विशाल है।
लोकतंत्र का जो है वो तो अमेरिका में भी है, जो सबसे पुराना है, लेकिन वहाँ उंगलियों पर गिनने लायक पार्टियां हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सियासी पार्टियों की संख्या के हिसाब से हम टैली में सबसे ऊपर हैं, टॉप पर। आप जानते हैं हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं? 10 सेकंड दे रही हूं, बताइए। पता लगा दिया आपने? गेस किया? 2657। हमारे देश में 2657 पार्टियां हैं राजनीतिक। ये साल 2022 का आंकड़ा मैं बता रही हूं। अब सवाल यह है कि हमारे देश में इतनी पार्टियां क्यों हैं, जबकि इनमें से करीब 90% की तो कोई सियासी हैसियत है ही नहीं। ज्यादातर तो दिखावे तक के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। फिर हर चुनाव में इन पार्टियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ क्यों जाती है? इसकी पड़ताल करने से पहले एक कड़वी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, आजादी के वक्त हमारे देश में राजनीति समाज सेवा थी, लेकिन आजादी के बाद राजनीति कुटीर उद्योग बन गई। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूं। 35,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, दोनों आंकड़े देख लीजिए। ये कितनी बड़ी रकम है? इसको ऐसे समझिए आप, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों का बजट ही 35,000 करोड़ रुपए है या उससे कम, और हिमाचल प्रदेश का बजट 50,000 करोड़ के बराबर। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 35,000 करोड़ रुपए ये वो रकम है जिसके 2014 के आम चुनाव में खर्च होने का अनुमान था, और ये जो 50,000 करोड़ का आंकड़ा है ये 2019 का है, मतलब बढ़कर ये हो गया करीब 50,000 करोड़। हैरानी हुई कि नहीं? जब इतना अनाप शनाप खर्च हो रहा है और ऐसे में आप किसी राजनेता से सवाल पूछिए कि गजब खर्चा है, तो क्या कहेंगे वो कि सियासत करना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए तो बहुत खर्चा होता है, पार्टी के रूटीन काम होते हैं, चुनाव प्रचार होता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते इतना खर्चा होता है। अब ये पैसा कहीं से तो आया होगा ना, जब कमाई होगी तभी तो खर्च होगा। ये पैसा, ये आमदनी आती या ली जाती होगी कहीं से तो, लेकिन कैसे? चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बांध रखी है, इट्स लिमिटेड। 2022 में चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा जो है वो 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर ली? 95 लाख रुपए। और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए। बड़े राज्यों में विधायक का जो उम्मीदवार है वो 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों में 20 लाख की बजाय वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चुनाव लड़ने वाले जानते हैं कि इसकी काट निकालनी कैसे, और इसीलिए ये जो लिमिट है हकीकत में इसका 10-10 गुना तक खर्च हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कैसे? विकीलीक्स ने एक बार एक अमेरिकी डिप्लोमेट के हवाले से ये खुलासा किया था कि उन्हें एक सांसद ने बताया था कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव प्रचार की जो लिमिट तय कर रखी थी उतनी रकम तो एक दिन में खर्च हो जाती है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। मई 2016 जब सारे उम्मीदवार एक दूसरे से होड़ में अनाप शनाप खर्च करने लगे तो चुनाव आयोग को तमिलनाडु में 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को रद्द करना पड़ा। वोटर को महंगे महंगे गिफ्ट और धन देने की शिकायत यहां से आ रही थी। इसके बाद अप्रैल 2017 में चेन्नई के आरके नगर में उपचुनाव को रद्द कर दिया गया, क्योंकि तब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने वोटरों को कैश बांटा था। ये वो मामले हैं जो कि सामने आ गए, लेकिन चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर धन खर्च होता है ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। आप खुद वोटर हैं। अब फिर वही बात कि खर्च या चुनाव का फंड आता कहां से है? चंदा लेने का तो एक ही तरीका है जिस पर चुनाव आयोग नजर रखे हुए है, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों ने इसका तोड़ निकाल रखा है क्या? ये बड़ा सवाल है। पार्टियों को चंदा दो तो जो चंदा है वो आप समझिए 2 तरीकों से मिलता है। एक तरीका तो सार्वजनिक है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और चेक से सियासी चंदा आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है अज्ञात स्रोत या गुप्त दान, जिसमें यह पता नहीं चलता कि चंदा दिया किसने है। किसी पार्टी को कोई 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का चंदा देता है तो उसे चंदा देने वाले का नाम जाहिर करना पड़ेगा, और इसीलिए ज्यादातर पार्टियां अपना आधे से ज्यादा चंदा 20,000 से कम बताती है,
ताकि चंदा देने वाले का नाम ना बताना पड़े। ये खेल चुनाव आयोग भी जानता है। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने की कोशिश नहीं हुई। 2013 में लाए गए इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना के तहत देश के बड़े उद्योग घरानों जैसे रिलायंस, बिड़ला, टाटा, डीएलएफ, इन्होंने पार्टियों को चंदा देने के लिए एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया। इसमें कई उद्योगपति मिलकर फंड जमा करते थे और फिर उस फंड से अलग अलग पार्टियों को फंड दिया जाता। इस पर उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता था। लेकिन हकीकत में इसके बावजूद गुप्त दान का खेल चलता रहता है। आज भी पार्टियां करीब 40% चंदा देने वाले का नाम नहीं बताती, अपने वास्तविक खर्च का खुलासा नहीं करती। ऐसे आरोप लगते रहते हैं और इसी वजह से नई नई पार्टियां बनती रहती है ताकि बिना जिम्मेदारी के गुप्त रूप से सियासी चंदा लिया जा सके। लेकिन चंदे का ये खेल कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और हमारे चुनावी सिस्टम को भी। और इसीलिए इसका एक वो तरीका जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, लाए जाने पर विचार होना चाहिए।